नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरफ से है, जो कि भारत का सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी है, जो कि दुश्मन के अंदर घुसकर उनकी जानकारी हम तक पहुंचाने का काम करता है और दुश्मन की तरफ से हमारे ऊपर हमला करने से पहले उसके बारे हमको जानकारी देते हैं। अभी रॉ की तरफ से हमारी सरकार को और हमारी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी को ये सूचना दिया जा रहा है कि चाइना की तरफ से भी भारत में घुसकर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश किया जा रहा है, या एक तरीके से कुछ कॉवर्ट ऑपरेशंस को भारत में करने की चाइना प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए बड़ी मात्रा में चाइनीज एजेंट्स भारत में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके लिए चाइना नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है और नेपाल की पासपोर्ट की मदद से नेपाली लोगों की भेज में वो लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रॉ के मुताबिक अभी चाइना के एजेंट्स खास करके मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे सिटी में आकर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, जिस पर कड़ी नजर रखने के लिए रॉ की तरफ से कहा जा रहा है। और खास करके नेपाली पासपोर्ट की मदद से जो भी इंसान इन सिटीज में आके बसने की कोशिश करे और किसी भी सिटी में आ रहे हैं, उन पर अभी नजर को रखने के लिए रॉ की तरफ से कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान के ऐसे ही एजेंट्स की तरह चाइना के एजेंट्स का काम बम धमाका नहीं करना है, बल्कि चाइना का मेन एजेंडा अभी लॉन्ग टर्म है, जो कि इंटरनली भारत को धीरे धीरे वीक करना है। खास करके इकोनॉमिक सेक्टर में भारत को वो वीक करना चाहते हैं। इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये नेपाली, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। जिसके बाद ये भारत में आकर आश्रम वगैरह में जाके सेटल होने की कोशिश करते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब ये भारत में आके सेटल हो जाते हैं, इनका मेन उद्देश्य भारत की मीडिया को या लेफ्ट विंग जर्नलिस्ट को अपने तरफ खींचना होता है। इसके बाद ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट को ही अपना निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें साइंटिस्ट हो जाए, हायर ऑफिशियल्स हो जाए, डिफेंस पर्सनल्स हो जाए, इनको वो अपने टारगेट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक तरीके से भारत के अंदर रहकर ही भारत के खिलाफ भी सोशल मीडिया वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, या फिर सीक्रेट डाटा को हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसको वक्त रहते ही रॉ की तरफ से रोकने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि रॉ के मुताबिक बहुत सारे चाइनीज एजेंट्स अभी भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगर आ जाते हैं तो आगे चल के इससे भारत को काफी इंटरनल डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है, फिर हमारी सीक्रेट डाटा लीक होने के खतरे बढ़ सकते हैं। अगला अपडेट तेजस MK2 की तरफ से। अभी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से अपनी एनुअल प्रेस रिलीज को इशू किया गया था, जिसमें बात मेंशन किया जा रहा है कि वो अभी DRDO के साथ मिलकर तेजस MK2 के लिए डेवलप किए जाने वाले IRST सिस्टम के लिए एल्गोरिदम को डेवलप कर रहे हैं। अब एक नॉर्मल IRST सिस्टम एक हार्डवेयर की तरह होता है, जो कि हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन पायलट किस तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, ये उसमें इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसे अभी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और सेम एल्गोरिदम को आगे चल के MCAM में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से कई तरह के सब सिस्टम को और सब प्रोग्राम को डेवलप किया जा रहा है, जिनको एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कंबाइन किया जाएगा। सबसे पहले तो इस IRST सिस्टम को टेस्ट करने के लिए नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट को बनाया गया, जिसमें अलग अलग तरह की टारगेट को सिमुलेट किया जा सकता है और इस IRST सिस्टम को टेस्ट किया जा सकता है। जिसके बाद नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से एंगल ओनली टारगेट ट्रैकिंग एल्गोरिदम को डेवलप किया गया, जिसमें IRST सिस्टम GNN यानी कि ग्लोबल नियरेस्ट नेबरहुड और JPDA यानी कि जॉइंट प्रोबेबिलिस्टिक डाटा एक्विजिशन मेथड का इस्तेमाल करके टारगेट को ट्रैक कर सकेगा और इससे IRST सिस्टम की ट्रैकिंग को एक्यूरेट बनाया जा सकता है। यानी कि हम एक तरीके से ये जान सकते हैं कि जो टारगेट है जिसको हमारा IRST सिस्टम ट्रैक करे वो कहाँ पर मौजूद है। इसके बाद नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से पैसिव रेंजिंग एल्गोरिदम को भी इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें किसी भी टारगेट की रेंज को एक्यूरेटली पता किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारी IRST सिस्टम में कोई टारगेट हमको दिख जाता है, हम इसको देख पाते हैं या ट्रैक कर पाते हैं, तो उसके बाद हमको ये पता लग जाए कि वो टारगेट हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है। और ये सब हम स्टेल्थीली कर सकते हैं, जिसमें दुश्मन को ये नहीं पता चला कि उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। इसके बाद ट्रैकिंग को और बेहतर करने के लिए नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से एक मल्टी सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें IRST सेंसर, फाइटर जेट का प्राइमरी रडार, डाटा लिंक सिस्टम और रडार वार्निंग रिसीवर जैसे सभी सिस्टम के इनपुट्स को प्रोसेस करके टारगेट को एक्यूरेटली ट्रैक किया जा सकता है और इससे हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस को भी काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है।
अगला अपडेट उत्तम AESA रडार की तरफ से है। अभी एचएएल की तरफ से दिए गए कुछ इनपुट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को आगे चल के सप्लाई किए जाने वाले तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट में उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। ये उत्तम AESA रडार की मार्क 1 वेरिएंट होगा और इसे तेजस MK-1A की 41st यूनिट्स में इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। वैसे पहले ही बताया गया था कि तेजस MK-1A की 21st यूनिट से ही उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इसको 41st यूनिट तक इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। हो सकता है अभी उत्तम AESA रडार की मास प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से इसको पोस्टपोन करने की बात सामने आई है और पहले बनाए जाने वाले 40 तेजस MK-1A में एल्टा की 2052 AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो परफॉर्मेंस के हिसाब से उत्तम AESA रडार एल्टा के रडार से काफ़ी बेहतर पाया गया था। अभी इस वजह से उत्तम AESA रडार की मास प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी को गोदरेज एरोस्पेस के साथ शेयर किया चुका है और अभी गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से बनाए गए पहले कुछ यूनिट्स की उत्तम AESA मार्क 1 रडार को टेस्ट करना शुरू किया जा रहा है और अगर उनकी तरफ से बनाए जाने वाले उत्तम AESA रडार की क्वालिटी और परफॉर्मेंस ठीक पाया जाता है तो आगे चल के इनको मास प्रोड्यूस करने के लिए क्लियर किया जाएगा। क्योंकि अभी हम आगे चल के एडिशनल 97 के आसपास तेजस MK-1A को खरीदने वाले हैं तो उन सभी में उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा और आगे चल के सुखोई में, तेजस MK-2 में और एमका में भी जिन उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा उनको भी हो सकता है आगे चल के गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगला अपडेट एंटी टैंक वेपन्स की तरफ से है। वैसे मॉडर्न डे वॉरफेयर में टैंक्स अब पहले जैसे नहीं रहे, इनको आसानी से अब छोटे साइज की ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप सभी ने इसका एग्जाम्पल रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई में देखा होगा, जिसमें रशियन टैंक्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे और इसमें खास करके T-72 और T-90 जैसे टैंक मौजूद थे, जिसके बाद इन टैंक की सर्वाइविलिटी पर काफ़ी सारा सवाल किया जाने लगा था और ये भी भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात थी, क्योंकि हम भी सेम टैंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी इजराइल और हमास के बीच हुई लड़ाई में भी इजराइल की मरकवा टैंक को हमास की तरफ से इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और सेम तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था जिस तरीके से रशियन टैंक को डिस्ट्रॉय किया गया था, जिससे साफ होता है कि लॉटरिंग मुनिशंस और मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के आने के बाद टैंक्स अब इन्फेंट्री यूनिट्स की सबसे सेफ व्हीकल नहीं रहे। अब इंडियन आर्मी की तरफ से भी अपनी सर्विस में ऐसे ही कुछ ऑटोनोमस एंटी टैंक वेपन्स को या टैंक डिस्ट्रॉयर्स को इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसको हम लोग दुश्मन के टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर दुश्मन की आर्मर्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इस ऑटोनोमस टैंक डिस्ट्रॉयर का नाम टाइटन है और इसको ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया गया। इसका वजन करीब 2 टन के आसपास और ये अपने साथ करीब 1.5 टन तक की पेलोड को भी कैरी कर सकता है, जिसमें इसकी प्राइमरी रोल के अलावा हम इसको सर्वेलेंस के लिए या लॉजिस्टिक को कैरी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको किसी लॉजिस्टिक को टो करके ले जाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल पेट्रोल में अगर हमारे जवान साथ में लॉजिस्टिक को ले जाना चाहते हैं तो उसको कैरी करने की वजह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम रेंज करीब 20 किलोमीटर तक और ये मैक्सिमम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड को हासिल कर सकता है। इसमें अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किए जाने वाले अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि दुश्मन की टैंक्स की एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकता है। इसको मिनिमम ह्यूमन एफर्ट्स के साथ ऑपरेट किया जा सकता है, जिस वजह से इसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान बताया जाता है और खास करके जब दुश्मन के टैंक्स के ऊपर हमला करना होता है तो किसी इन्फेंट्री यूनिट्स या बड़े साइज की व्हीकल से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने के बदले इसकी मदद से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करना काफ़ी सेफ होता है, क्योंकि बड़े साइज की व्हीकल को आसानी से दुश्मन स्पॉट कर सकता है और इन्फेंट्री यूनिट एक्सपोज होकर अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करते हैं और अगर दुश्मन उनके ऊपर फायरिंग करता है तो हमको कैजुअलिटी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर दुश्मन इसको मार भी देता है तो हमको कोई कैजुअलिटी नहीं होने वाली है। तो इस वजह से इसकी मदद से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करना बहुत ही आसान और इफेक्टिव माना जा रहा है, क्योंकि दुश्मन इसको आसानी से स्पॉट नहीं कर पाएगा। और इसे फायर करने के लिए जिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया गया वो भी फायर एंड फॉरगेट टाइप के मिसाइल, इस वजह से उनको एक बार फायर करने के बाद वो अपने आप ही टारगेट को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिस वजह से हमें उसको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस वजह से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।